बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। कैसे नहीं रहो रे मन बेसी न हमो बेस की। अब रौरे मन का हाल चाल से ले पूछा थी कि रौरे मन के कुछ जानकारी देवे के है कि देखो आज रोज दिन अखबार में पढ़ा थी, न्यूज मिला थे कि कोरोना फिर से बढ़ा थे। से ले रौरे मन से आरजू है, विनती है, प्रार्थना है कि अपन और अपन छवो मन के विशेष ध्यान रखूँ, 2 गज कर दूरी बनाए के रखूँ, सैनिटाइजर से साबुन से हाथ के जरूर धोवू और अपन ख्याल रखो, अपन परिवार के ख्याल रखो। अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी और आगे बढ़ाए कर आगे सबसे पहले चलूँ रौरोमन के दिखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य विभाग राज्य के मछली पालकों को देता ही कई प्रकार की सुविधाएं। लत्तेदार सब्जियों की बेहतर उपज के लिए करें कुछ जरूरी कृषि कार्य। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। मत्स्य पालकों की सुविधा एवं विकास के लिए मत्स्य विभाग झारखंड द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके तहत मछली के बीज भी अब जिले में ही किसानों द्वारा विभाग की सहायता से तैयार की जा रही है। इसके अलावा किसानों को तालाब तक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही मत्स्य कृषकों का बीमा भी कराया जा रहा है। राज्य के मछली पालक संबंधित अधिकारी से संपर्क कर इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। झींगी, नेनुआ, करेला, लौकी इत्यादि सब्जियां अभी बहुत से किसान भाई लगा रखे होंगे। वर्तमान समय में उनमें कुछ विशेष कृषि कार्य करने की आवश्यकता है। जब इनके लत्तर बढ़ने लगे तो उन्हें जमीन पर ना फैलने दे, क्योंकि फलों के मिट्टी से सीधे संपर्क में रहने से फलों के सड़ने गलने का खतरा रहता है। अतः इसके लिए सहारा दें या छप्पर बनाकर लत्तर को उस पर चढ़ाना उत्तम होता है। साथ ही खेत में जल निकासी की व्यवस्था और निकाई इत्यादि समय से कर लें। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक हैं, वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित हैं। मखमली, तुलसी, रोहिणी ये भिंडी के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। गाजर घास एक बहुत ही नुकसानदायक खरपतवार है। गाजर घास के पत्ते गाजर के पत्तों की तरह होते हैं और इसमें सफेद छोटे छोटे फूल आते हैं। यह खरपतवार खेतों और आसपास के खाली पड़े भूमि में अनावश्यक रूप से उगाते हैं, जो खेती बाड़ी के साथ पशुओं के लिए भी हानिकारक होता है और इसका नियंत्रण भी आसानी से नहीं होता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गाजर घास को नष्ट करने के बजाय इसका उपयोग कंपोस्ट बनाने के लिए करना बेहतर होता है। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाई गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। यह है डच हो। निकाई गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस।
देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना का बूस्टर टीका भी अवश्य लगवाएं। साथ ही सरकार द्वारा निर्देशित निर्देशों का पालन करते हुए कृषि कार्य करें, ताकि हम और हमारा देश स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोज में तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलत। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और मन की जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रौरेमन के बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है
कि बोदी सब्जी कर उन्नत खेती कर बारे में है नहीं जानकारी बहुत जरूरी है कि जे किसान भाई बहन मन बोदी कर खेती करत हैं उमन ले जानना बहुत जरूरी है कि उन्नत खेती करे ले का तकनीक का उपकरण अपनाए के है नहीं। तो चलू हमरे सीधे चलत ही रौरेमन के फीचर कर माध्यम से एक जानकारी दिवा थी। बोदी एक दलहनी फसल है जिसकी खेती कर किसान अच्छी आमदनी पा सकते हैं, बशर्ते उसकी खेती उन्नत तरीके से की जाए। कृषि जानकार कहते हैं कि ठंड के मौसम को छोड़कर हर सीजन में बोदी की खेती की जा सकती है। जहां तक बरसात में बोदी की खेती की बात है तो जून और जुलाई महीने में बुआई के लिए यह सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आज हम ICAR पलांडू में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RS पांजी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बोदी की उन्नत खेती हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बोदी की अगर उन्नत खेती की बात की जाए तो हमारे किसान भाई किस प्रकार से इसे कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे हमारे झारखंड के किसान भाई जानते हैं कि बोदी एक प्रमुख दलहनी सब्जी फसल है जिसकी खेती जाड़े के महीना छोड़ के साल भर की जाती है। जैसे एक गर्मी का फसल जो हम लोग लेते हैं और वो फरवरी मार्च में लगाते हैं, फिर बरसाती खेती जैसे अभी का समय आ चुका है अभी लगाने का, ये बरसाती खेती के लिए जून जुलाई में हम लोग बुआई करते हैं तो बहुत ही सफलतापूर्वक होता है। तो यहाँ का जो मिट्टी है, जलवायु है, यहाँ के इस बोदी के खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है और मिट्टी की अच्छे तरह से जुताई करके 3-4 बार जुताई करके और पहले क्यारी बनाते हैं। तो उससे पहले हमको इसमें खाद और उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम सड़ी हुई गोबर की खाद 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से या केंचुआ खाद 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर से प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो रासायनिक खाद है उसमें 22 किलोग्राम यूरिया और 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 85 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के दर से हम प्रयोग करते हैं। पलांडू स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक RS पांजी कहते हैं कि वैसे तो बाजारों में पहले से ही कई अच्छी किस्में उपलब्ध हैं, लेकिन इसके साथ साथ झारखंड में भी कई उन्नत किस्में विकसित की गई है। वहीं अन्य राज्यों में भी कई बेहतरीन किस्में बोदी की विकसित की गई हैं जिनकी खेती कर अच्छी उपज पाई जा सकती है। बोदी के 2 प्रकार का किस्म है, एक झाड़ीदार है, एक लतरदार है। तो झाड़ीदार किस्म में जैसे हमारा इस केंद्र से जो विकसित हुई है वो है स्वर्ण मुकुट है और HSP 44 है, ये उन्नत किस्म है। और भी हम लोग 2 किस्म आगे के लिए जो हरी फली है जिसका फली का रंग हरा है वो भी झाड़ीदार किस्म है, तो HSP 56 है और 57 है, ये भी है। इसके अलावा जैसे और भी जगह से जैसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से विकसित है, काशी कांचन है, काशी श्यामल है, और ये और हमारा जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर से अर्का गरिमा का विकास हुआ है। तो और फिर जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जैसे नई दिल्ली से पूसा सुकमल है, पूसा 2 फसली है, तो ये सब पूसा ऋतुराज है, ये सब झाड़ीदार किस्म का खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जो लतरदार किस्म है उसमें हमारे ही इस केंद्र से 3 किस्म का विकास हुआ है। एक स्वर्ण सेता है जिसका सफ़ेद फलिया का रंग सफ़ेद है और करीब 25 से 30 सेंटीमीटर इसका लंबाई है फलिया का। और एक स्वर्ण हरिता है जिसका फली गहरे हरे रंग के होते हैं, वो ज़्यादा लंबी है क्योंकि इसका लंबाई करीब 2 फीट से ज़्यादा होते हैं। उपज क्षमता भी अच्छा है, करीब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और एक स्वर्ण सुफला, ये भी सफ़ेद रंग के फलियाँ होते हैं। ये तीनों किस्म का विकास हुआ है। इसके अलावा हमारा जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर से विकसित हुआ अर्का मंगला है और केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो केरला कृषि विश्वविद्यालय वहाँ से जो विकसित हुआ है त्रिचूर से, वो है लोला है, बैजंती है। बरसात में वैसे तो खेतों में पानी की कमी नहीं होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सिंचाई जरूर करना चाहिए।
अधिक बारिश होने के कारण खेतों में जल जमाव ना हो, इसीलिए मेढ़ बनाकर बोदी की खेती करने की सलाह दी जाती है। झाड़ीदार और लत्तेदार बोदी को खेतों में लगाने के तरीके और सावधानियां थोड़े अलग-अलग होते हैं। जैसे अभी बरसात का खेती होगा तो हमको 6 इंच ऊंचाई मेड़ के ऊपर ही लगाना है। तो कैरी में हम मेड़ बनाएंगे, मेड़ में हम बीज का बुआई करेंगे। तो जैसे दूरी रखना है, जैसे मेड़ से मेड़ का दूरी हो जाएगा 2 फीट जैसे झाड़ीदार किस्म के लिए, और बीज से बीज की दूरी हो जाएगा 1 फीट। और जो लत्तेदार किस्म के लिए और मतलब बीज से बीज के दरमियान पौधा से पौधा का दूरी 2 फीट हो जाएगा, और मतलब मेड़ से मेड़ मतलब लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर मतलब 3 फीट हो जाएगा। और 1 हेक्टेयर खेती के लिए झाड़ीदार किस्म का करीब 30 से 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी, और लत्तेदार किस्म के लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। और जो कि ये बरसात का मौसम है, उमस है, तो बहुत सारा फफूंदी का बीमारी आ जाता है। तो इसके लिए हमको बीज को उपचार करके ही बीज बुआई करना है। तो जैसे बेबिस्टिन दवा 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसको उपचार करके हम बीज को बुआई करेंगे। और मतलब अभी तो जैसे बरसात का मौसम है, यदि नियमित रूप से बारिश होता है तो पानी देने की आवश्यकता नहीं है, और यदि नहीं होता है तो हमको बुआई के बाद एक हल्की सिंचाई देना है, जिससे बीज की अंकुरण अच्छा हो। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि चूँकि बरसात का मौसम है और इस समय अगर हमारे किसान भाई लगाए हुए हैं तो क्या अगर जल जमाव होता है तो वो क्या फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा? नहीं, जल जमाव तो नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको मेड़ में बुआई करना चाहिए। जैसे हम लाइन से लाइन का जो दूरी बताया है, जो झाड़ीदार के लिए 2 फीट और लत्तेदार के लिए 3 फीट, तो ये जो लाइन है, लाइन में दोनों साइड से हमको कुदाली से मिट्टी चढ़ा के मेड़ बना लेना है। 6 इंच ऊंचा मेड़ बनाना, ताकि पानी का जमाव ना, तो निकास हो जाएगा। तो ये रीज फरो मेथड जो हम लोग बोलते हैं, मेड़ और उसके नीचे आपको चैनल रहता है, तो पानी निकाल के चला जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो किसान भाई बहन मन ये जानकारी कैसे लगलक? रौरेमन बोदी की खेती बढ़िया से करब, ओकर फसल बढ़िया से हुई, मुनाफा बढ़िया से हुई, तो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाती दूसर जानकारी को। दूसर जानकारी जो है खरीफ मूंग और उड़द कर जो है एकर देखभाल कैसे करल जाए, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो एक बात बताए देव थी कि जे किसान भाई बहन मन के पास फसल कर साधन तनी कम है, वो मान ले खरीफ में मूंग और उड़द कर जो खेती है ये वरदान साबित होला। तो इकर विशेष और जानकारी ले चलो हमारे सीधे चला थी, हमारे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी लेवा थी कि का खास जानकारी देवा था। आज हम आप पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मांडू में, और हमारे साथ हैं कि वैज्ञानिक दुष्यंत कुमार राघव जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि खरीफ मूंग और उड़द की देखभाल किस तरीके से की जाए जिससे हमारे किसान भाई की आमदनी बढ़ सके। खरीफ में मूंग और उड़द की देखभाल के लिए हमको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि उसकी अगेती हम लोग बुवाई करें या थोड़ा पछेती बुवाई करें, क्योंकि जब फली की तोड़ाई का समय होता है उस समय बरसात होने के कारण फली जो हमारी पकती है और उसके हार्वेस्टिंग में समस्या आती है और उसमें अंकुरण हो जाता है, जिसके कारण उसकी भंडारण क्षमता प्रभावित होती है। तो सबसे पहले हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि इसकी जो बुवाई करें अगेती बुवाई करें या थोड़ा पछेती बुवाई करें, नंबर 1। नंबर 2, इसका जब फली आती है तो फली आते समय इसमें एक कीड़ा भी लगता है जो फलियों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो उस समय किसान भाई अगर क्विनालफॉस का अगर 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर छिड़काव करते हैं तो उस कीड़े को नियंत्रित किया जा सकता है। और तीसरा, जो विशेष रूप से किसान बंधु दलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता पूरी तरीके से प्रभावित होती है। तो उत्पादन के लिए जैसे ही हम लोग बुवाई करते हैं, बुवाई करने के बाद पेंडामेथिलिन 24 से 48 घंटे में 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से अगर हम लोग छिड़काव करते हैं तो जो प्री इमरजेंस जर्मिनेशन को हम लोग रोक सकते हैं खरपतवारों के। अगर किसी कारणवश हम लोग छूट जाते हैं तो इमिजाथाइपर जो फंजिस जो हमारा वीडीसाइड है उसको हम लोग पोस्ट इमरजेंस वीडीसाइड बोलते हैं, उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 20 से 25 दिन बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दलहनी फसलों में उसका बहुत अच्छा उपयोग है। यही 3 बहुत मुख्य बातें हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब भी हम लोग दलहनी फसल की खेती करें तो जुताई के समय
चूना का उपयोग हम लोग आवश्यक रूप से करें। मेरे झारखंड में किसान भाइयों को मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि चूना के उपयोग करने में जितनी लागत आती है, उत्पादन उससे कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए कभी ये ना सोचें कि चूना मेरे खेती में महंगा एक उर्वरक रहेगा। और अगर हम लोग संतुलित उर्वरक का भी अगर उपयोग करते हैं तो इसका बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन सर, क्योंकि अभी बरसात का समय चल रहा है, खरीफ में ही खेती उड़द और मूंग की हम लोग कर रहे हैं, तो किस तरह बरसात से उनको बचाया जा सकता है? बरसात से बचाने के लिए जो हम लोग मूंग की जो हम लोग किस्म का चुनाव करें, ऐसी किस्म का चुनाव करें जो एक बार में ही पकने वाली हो, ताकि बार बार जो तोड़ाई की समस्या है उससे किसानों को बचा जा सके। क्योंकि बरसात का मौसम है, बारिश अगर लगातार होती रहती है तो कई बार तोड़ने का मौका नहीं मिलता, और अंतराल पर बारिश होने से और अंतराल पर फली आने से किसान तोड़ाई नहीं कर पाता। इसलिए ऐसी किस्म का चयन जो कि आ चुकी हैं, जैसे कि मूंग की अगर हम लोग बात करें तो IPM 2-3 जो मूंग है वो 60 से 65 दिन में पक जाती है और एक ही बार में सारी फली पक जाती हैं। तो ऐसी किस्म का चुनाव करने से हमको समय की भी बचत होती है और बरसात से भी हम लोग उपाय कर सकते हैं। और एक और जो महत्वपूर्ण फसल बात मैं बताना चाहता हूँ, जब हम लोग फली की तुड़ाई कर लें तो फली की तुड़ाई करने के बाद उसको छाया में हम लोग सुखा लें और पतली पतली परत के रूप में, ताकि हम लोग जो नमी के कारण अंकुरण हो जाता है उसको हम लोग दूर कर सकें। क्योंकि बरसात के मौसम में जब हम लोग फलियों की तुड़ाई करते हैं तो भीगने के कारण उनमें नमी की अधिक मात्रा होती है और उसके कारण उसमें फंगस भी लग सकती है, उनकी अंकुरण क्षमता भी प्रभावित होती है और उसका बाजार मूल्य भी प्रभावित होता है। इसीलिए छाया की जगह पर फलियों को पतला पतला फैला दें, ताकि उसमें उपलब्ध जो अधिक नमी है उसको हम लोग उड़ा सकें या उसकी नमी को हम लोग कम कर सकें। अगर हम मूंग की बात करते हैं तो फली तो सर उसमें बनता है, लेकिन अंदर में दाना नहीं बनता है, उसका क्या कारण? मूंग की फसल में इस मौसम में अगर दाना नहीं बनता है तो दाना न बनने का कारण या तो उसकी किस्म में कमी है या फिर अत्यधिक उर्वरक के उपयोग के कारण जो हमारी मूंग की जो वानस्पतिक वृद्धि होती है वो बढ़ जाती है। और इसीलिए मैं किसानों को अनुरोध करूंगा कि मूंग की फसल में यूरिया का प्रयोग न करें। यूरिया के बदले आप लोग डाई अमोनियम फास्फेट या सिंगल सुपर फास्फेट जो खाद आता है उसका इस्तेमाल करें, जिससे कि उसकी वानस्पतिक वृद्धि को रोका जा सके। लेकिन हम मूंग की फसल की बात कर रहे हैं सर, कभी कभी देखिएगा जो पौधा बिल्कुल पीला पीला हो जाता है। हाँ, मूंग की फसल में जो पीला पीला जो पौधा हो जाता है उसको हम लोग येलो मोजेक डिजीज़ जो होती है उसके कारण वो पीला पीला हो जाता है। अब ऐसी प्रतिरोधक किस्में आ चुकी हैं जिनका चयन करने पर इस बीमारी से बचा जा सकता है और साथ ही साथ उत्पादन को भी बेहतर लिया जा सकता है। तो जब हम लोग किस्मों का चयन करते हैं तो जो यहाँ से हम लोग बीज खरीदते हैं तो हम लोग इस बात पर अवश्य जोर दें कि प्रमाणित या आधार बीज ही खरीदें और जो बीज जहां से खरीद रहे हैं वो विश्वसनीय स्रोत हो, जैसे कि राष्ट्रीय बीज निगम या कृषि विज्ञान केंद्र या पैक्स या कोई ऐसी बीज का केंद्र जो प्रमाणित हो। और साथ ही साथ उस बीज पर हम ये देखें कि वो किस श्रेणी का बीज है, उसकी एक्सपायरी डेट कब है और वो किस्म मेरे राज्य के लिए अनुशंसित है कि नहीं है और उस किस्म की और क्या विशेष योग्यताएँ हैं। इन बात पर अगर किसान गौर करेगा तो निश्चित रूप से जो पीले येलो जो मोजेक की जो बीमारी है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कीट और रोगों की बात करें तो ऐसा कौन सा कीट है जो इसको नुकसान कर सकता है और रोग कौन सा है जो नुकसान? जनरली जो हम मूंग की फसल लगाते हैं उसमें जो फली बेधक ही ज़्यादातर नुकसान करता है और एक वाइट फ्लाई जो होती है जो उस पीले जो रोग के लिए जिम्मेदार होती है फैलाने के लिए। तो वाइट फ्लाई के नियंत्रण के लिए अगर हम लोग इमिडाक्लोपिड जो हमारा कीटनाशक है उसका 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 25 से 30 दिन की अवस्था में अगर हम लोग छिड़काव करते हैं तो उसके संक्रमण को हम लोग रोक सकते हैं। और दूसरा उसके साथ साथ जब हम लोग देखते हैं कि फली बनने से पहले फूल आने के बाद उस कीड़े को रोकथाम के लिए जो क्यूनाल-फॉस है, क्यूनाल-फॉस या फिर और भी कोई ऐसा कीटनाशक या नीम आधारित कीटनाशक का हम लोग चयन करके उसका अगर हम लोग छिड़काव करेंगे, अगर रासायनिक कीटनाशक है तो उसका 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर, और अगर नीम आधारित कीटनाशक है तो उसका 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हम लोग छिड़काव करेंगे तो उसमें जो कीड़े लगते हैं उनको आसानी से हम लोग एक हानिकारक स्तर तक पहुंचने से रोक सकते हैं।
रोग की बात करें तो रोग की बात करें तो उसमें अब एक वही रोग लगता है जो येलो मोजेक है। तो येलो, उस रोग को रोकने के लिए जो सफ़ेद मक्खी लगती है उसकी रोकथाम आवश्यक है। उसके लिए इमिडाक्लोपिड जो रसायन है उसका हम लोग छिड़काव करें, या फिर उसमें येलो स्टिकी ट्रैप हम लोग लगाएं, या फिर मूंग के साथ साथ मक्का की फसल की हम लोग खेती करें, जिससे एक जैविक तरीके से उस कीट की वृद्धि को रोका जा सके जो बीमारी फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो कहूँ आज कर जो जानकारी रौरे कैसन लागल भाई, बढ़िया जानकारी है नहीं तो हम रौरे में इसने जानकारी लाइन के देवी ले भाई। और यहो कहिला कि अगर पत्राचार करे का है तो पता के जरूर लिखो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातुर रांची, और पिन कोड संख्या जरूर लिखना है नहीं? पिन कोड संख्या है 834001। तो रौरेमान आज हमको इजाज़त दो मकील यह दिन और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक इजाज़त दो, नमस्कार, जय। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।